नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत टॉपिक नंबर 23 के बारे में, जिसका नाम है गांधी एवं प्रारंभिक आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रिलेवेंट हो ही जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिला के 95 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और इसी से इस चैप्टर का रिलेवेंसी है, प्रायोरिटी है, कितना इंपॉर्टेंट है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सारे ही प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स कंप्लीट एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, करमचंद गांधी दीवान थे। अब यहाँ पे करमचंद गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी के पिता। अब महात्मा गांधी के पिता कहाँ के दीवान थे? तो जैसे कि पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर, तीनों ही, ध्यान रखिएगा, तीनों ही क्षेत्रों के वे दीवान थे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे। इनके पिता का जो उपनाम भी हुआ करता था, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उप जो नाम था करमचंद गांधी का, कबा, ध्यान रखिएगा, कबा गांधी, कबा गांधी। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? अब यहाँ पे हम लोग शुरू से ही देख लेते हैं बेसिक चीज़ों से कि गांधी की स्कूलिंग कहाँ पे हुई, हाई स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा जो उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की कहाँ से की। तो शुरुआती स्तर पे यहाँ पे देखा जाए गांधी के बारे में तो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी पोरबंदर में हुई थी। एकदम ध्यान से आप लोग देखते चलिए, पोरबंदर में प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे हुई थी, पोरबंदर। और उसके बाद से प्रारंभिक शिक्षा के बाद से हो जाएगा यहाँ पे हाई स्कूल की शिक्षा। और हाई स्कूल की जो शिक्षा हुई थी यहाँ पे राजकोट से। राजकोट में एक स्कूल था, इसका नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। उस स्कूल का नाम था अल्फ्रेड हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल। अर्थात इंग्लिश वगैरह आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ पे पढ़ाई होती ही होती होगी। और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे कॉलेज, कॉलेज यहाँ पे हो जाएगा भावनगर में। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, कॉलेज हो जाएगा भावनगर में। और उस कॉलेज का नाम है शामल दास आर्ट कॉलेज, शामल दास आर्ट कॉलेज। और उसके बाद से चले गए लॉ की डिग्री के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि लंदन चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जाके लॉ की डिग्री प्राप्त की। और देखेंगे तो उन्हीं सारे क्षेत्रों में आगे भी चल के कुछ जगह का नाम आएगा जहाँ से उन्होंने पूरी तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ था। तो कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में, स्कूली शिक्षा यहाँ पे हो जाएगा राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में, कॉलेज की शिक्षा हो जाएगा भावनगर, ठीक है, गुजरात में। और उस कॉलेज का नाम था शामल दास आर्ट कॉलेज। और लॉ की डिग्री प्राप्त की हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4-5 टाइप के प्रश्न। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी, अर्थात कॉलेज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भावनगर, अर्थात शामल दास आर्ट कॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पे हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा ए। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी रह रहे थे तो उस समय कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था इनके द्वारा? देखिए, उस समय जो पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने, इंडियन ओपिनियन। और इंडियन ओपिनियन इनकी सबसे बड़ी खासियत थी, क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारे जो गिरमिटिया मजदूर भी वहाँ पे भारत के लोग गए ही गए थे। तो उन्हीं को ध्यान में रख के कई सारे भाषाओं में इसको प्रकाशित किया जाता था, जैसे कि गुजराती, हिंदी, तमिल, और इसके साथ साथ हो जाएगा इंग्लिश। तो लगभग 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया जाता था, ताकि बड़े से बड़े संख्या में लोग यहाँ से जुड़ सके, मतलब जुड़ सके। और आगे चल के यहीं पे देखेंगे तो 1904 में इनके द्वारा डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित डरबन में, फिनिक्स
फॉर्म की यहाँ पे स्थापना की जाएगी? आने वाले प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? अभी मैंने बताया था आपको, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में है फिनिक्स फॉर्म। इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। 1904 में गांधी के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। अब इसका कई सारा नाम है, जैसे कि टॉल्स्टॉय के नाम से आप लोग बिल्कुल ही फेमस होंगे, मतलब परिचित होंगे। टॉल्स्टॉय इंग्लिश में बोला जाता है, इसी को हिंदी में यहाँ पे फिनिक्स यहाँ पे बोल दिया जाता है। ठीक है, फिनिक्स, या फिर कह सकते हैं कि टॉल्स्टॉय फॉर्म। इसमें क्या किया गया था, तो सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि जब गांधी गए 1904 में, तो धीरे धीरे लोगों को जोड़ने के लिए, यही है गांधी की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने एक छोटा सा समूह बनाना शुरू किया, छोटा समूह बनाना शुरू किया। और उस समूह में देखेंगे तो उस समय चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हो चुकी थी, तो ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग कह सकते हैं कि पंथ के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग इस समूह में यहाँ पे शामिल होने लगे। अब इससे क्या होगा, तो धीरे धीरे एक्सपेंड करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उस समय इस समूह को साधक क्लब के रूप में जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, साधक क्लब के रूप में जाना जाता था। आगे चल के इसी साधक क्लब को, या फिर कह सकते हैं किसी क्षेत्र को डेवलप किया गया बड़े रूप में, और जब बड़े रूप में डेवलप हो गया तो फिर उसको फिनिक्स बस्ती के रूप में, फिनिक्स फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि फिनिक्स बस्ती के रूप में भी जाना जाने लगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे कि जब भी हम लोग रजनीश ओशो की बात करते हैं, तो ओशो भी गए, यूएसए में गए, और वहाँ पे देखेंगे तो एक ओशो नाम का एक छोटा सा, ठीक है, एक नगर ही, एक शहर ही उनके नाम से बसना शुरू हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब भी कोई पावरफुल व्यक्ति है, अगर उसके विचारों से लोग प्रेरित होते हैं, लोग उसको मानते हैं, तो फिर उसके नाम पे कुछ न कुछ यहाँ पे करने का ज़रूर प्रयास किया जाता है, ताकि लंबे समय तक उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बना रहे। जैसा कि बार बार आप लोग जिक्र सुनते होंगे, फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टॉय फॉर्म, इसीलिए एग्जाम बार बार इसको पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एम के गांधी समर्थक थे। किसके ये समर्थक थे? अब यहाँ पे कई सारा आइडियोलॉजी है, जैसे कि मार्क्सवादी समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, आदर्शवाद, इसके अलावा है दार्शनिक, ठीक है, अराजकतावाद। तो यहाँ पे जो समर्थक थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो मार्क्सवादी समाजवाद के थे, ऐसा नहीं था, आदर्शवाद भी था, श्रेणी समाजवाद था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो ज़्यादा जो समर्थक थे यहाँ पे, वो थे गांधी यहाँ पे दार्शनिक अराजकतावाद के। अब आपको लग रहा होगा कि अराजकतावाद लगा है तो इसका मतलब क्या है? ऐसा तो गांधी नहीं थे बिल्कुल। देखिए, इस अराजकतावाद को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जो अराजकतावाद है, अराजकतावाद का मतलब कह सकते हैं कि एक विचारधारा के रूप में, एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि कोई सत्ता विशेष है, कोई सत्ता विशेष है, विशेष रूप से वर्तमान में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कोई राजनीतिक शक्ति और सरकारों की जो वैधता होती है, वैधता तो प्राप्त कर लेती है, लेजिटिमेसी जिसे बोला जाता है, लेकिन वो क्या करती मतलब एक तरीके से निरंकुश हो जाती है, तानाशाही हो जाती है, तो बोला जाता है कि सरकार क्या हो गया है, पूरी तरीके से अराजक हो गया है। अब यही दार्शनिक अराजक यहाँ पे बोल देते हैं, तो इसका मतलब कि जो भी तानाशाही व्यवस्था है उसके खिलाफ क्या करना है, पूरी तरीके से आवाज़ उठाना है। तो आई होप आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। गांधी इसी के पूरी तरीके से क्या थे, विरोध करते थे, इस दार्शनिक अराजकतावाद के माध्यम से। इसीलिए गांधी उस समय चाहते तो हिटलर के समक्ष या फिर हिटलर के पास जाके मदद मांग सकते थे, हिटलर मना भी नहीं करता। लेकिन हिटलर कैसा था, पूरी तरीके से अराजक तत्व, सत्ता निरंकुश, इस चीज़ को आप लोग जरूर समझिए। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट ऑप्शन विल बी हो जाएगा डी। निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे, सत्य और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अहिंसा। यही गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत के रूप में मौजूद थे, आज भी है। देखिए, कहीं न कहीं देखेंगे तो गांधी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है?
गांधी की दृष्टि में अहिंसा का जो अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सिंपल सा पे ध्यान रखिएगा, जहाँ पे सत्य आ जाए, अहिंसा आ जाए, यही ये गांधी का सबसे प्रमुख जो दर्शन है, प्रमुख अर्थ है। अब इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया, जैसे कि मार्क्सवादियों के लिए बोला जाता है कि यूटोपियन समाजवाद, एक स्वप्नशील समाज यहाँ पे बनाया गया। जैसे मार्क्स के समाज को यहाँ पे बोला जाता है कि उस तरह का समाज को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने अच्छी अच्छी बातें तो जरूर बोली, लेकिन उसको कैसे प्राप्त किया जाए ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं न कहीं लगाता ही लगाता है। लेकिन यहाँ पे गांधी का जो कह सकते हैं कि जो समाज है, देख पा रहे बिल्कुल सत्य की प्राप्ति करना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल के यहाँ पे प्राप्ति करना, और सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से क्या करना है, पूरी तरीके से अंगीकृत करना है, इसको यहाँ पे अंगीकार करना है। गांधी खुद बोलते हैं कि अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है, और सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का बिल्कुल ही मतलब साक्षात्कार करने का यहाँ पे प्रयत्न करे, उसको अडॉप्ट करने का यहाँ पे प्रयत्न करे। इसीलिए यहाँ पे इसको इतना प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के समाजवाद, बिना समाजवाद के समाजवाद, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। देखेंगे तो ऊपर का तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही प्रतीत नहीं होता है, लेकिन चौथा ऑप्शन देखेंगे तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है। थोड़ा इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज लगेगा कि गांधी पूरी तरीके से क्या थे, एक मार्क्सवादी थे। देखिए यहाँ पे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी का मतलब क्या है कि गांधी एक सच्चे क्या थे, पूरी तरीके से समाजवादी थे, और वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज को या फिर समाज के हित को ध्यान में रखते थे। गांधी ने एक बार स्वयं, माना जाता है कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लुई फिशर, काफ़ी फेमस फिलोसफर लुई फिशर से स्वयं कहा हुआ था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, आई एम ए रियल सोशलिस्ट। मेरे समाजवाद का अर्थ है पूरी तरीके से सर्वोदय को प्राप्त करना, और सर्वोदय का मतलब क्या है यहाँ पे, सभी का उत्थान। और इसके अलावा गांधी के समाजवाद में देखेंगे तो मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है, क्योंकि गांधी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ। किस समस्या को? तो जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने आता है, जिसे मार्क्स बोलता है ना यहाँ पे कि केंद्र का कम से कम कंट्रोल हो, समाज में समानता हो, सारे लोग सही तरीके से जिए। तो कहीं ना कहीं गांधी का जो राम राज के कॉन्सेप्ट है यही तो है ना यहाँ पे, कि बहुत अधिक कंट्रोल नहीं होना चाहिए, केंद्र का बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, निरंकुशतावादी नहीं होना चाहिए। वही चीज़ हमें कहीं न कहीं देखेंगे तो मार्क्सवादियों के विचारधारा में भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसीलिए डी विल बी राइट ऑप्शन, अर्थात गांधी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जाता है, या फिर कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? देखा जाए तो बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल, सारे ही सारे एक तरीके से देखा जाए तो गांधी के ये सब हथियार थे। लेकिन इसमें अंतिम माने सबसे लास्ट में गांधी प्रयोग किसका करते थे? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि बहिष्कार करना, धरना देना होता था, नहीं माने तो फिर उपवास करना, भूख हड़ताल करना, और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या फिर कह सकते हैं कि बहिष्कार, धरना के बाद यहाँ पे हड़ताल करना, और फिर जब इससे भी नहीं माने तो फिर क्या करना, यहाँ पे उपवास करना। तो उपवास को लास्ट में यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उपवास जो हर जगह लास्ट में इसको रखा नहीं जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल में ज़्यादा मेरे ख्याल से उपयुक्त ऑप्शन यहाँ पे डी ही दिखाई दे रहा है, कि गांधी की जो सत्याग्रह जो रणनीति होती थी उसमें सबसे अंतिम स्थान यही होता था, ध्यान रखिएगा, हड़ताल ही होता था। चूंकि उपवास को रखेंगे तो आपको याद होगा कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन में
गांधी को भी यहाँ पे नज़रबंद अर्थात कह सकते हैं कि जब कारागार में डाला गया था तो गांधी ने स्वयं ही उपवास को यहाँ पे तोड़ा हुआ था, क्योंकि गांधी उस समय लग रहे थे कि मतलब लग रहा था कि अंग्रेजों का जो मूड है मेरे प्रति सही नहीं है, जो हिंसा की आग फैल रही है, पूरी तरीके से अव्यवस्था जो फैल चुकी थी, अगर गांधी की उस समय जेल में मृत्यु भी हो जाती थी तो इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद वो नहीं ला पाती, इसीलिए उपवास को गांधी ने स्वयं तोड़ा भी था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, हड़ताल। गांधी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। अब सत्याग्रही का उद्देश्य क्या कर रहा है कि शत्रु को क्या करना है, पराजित करना है, और पूछ रहा है कि क्या कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल ही पहला सही है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, बिल्कुल सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सत्याग्रहियों को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अब यही तो है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक है, सॉरी, डी भी सही है। पहला स्टेटमेंट आप एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। देखिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सत्याग्रही मतलब जो सत्य के लिए जो आग्रह कर रहा है, सत्य के लिए जो आग्रह कर रहा है, ठीक है, ऐसे आग्रह जो कर रहा है मतलब किस लिए आग्रह कर रहा है, उसके हृदय परिवर्तन के लिए, ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और अपना डिसीजन क्या कर दे, बदल दे। जैसे अंग्रेजों के संदर्भ में गांधी को यही लगता था कि बार बार अगर सत्याग्रह के माध्यम से अगर अंग्रेजों से आग्रह किया जाए कि भाई आप लोग छोड़ के चले जाओ, तो एक दिन में छोड़ के भारत चले ही जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पराजित सेंस में यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है इस सत्याग्रह को, अर्थात हृदय परिवर्तन के माध्यम से। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ लगाता है तो दूसरा गाल भी सामने दे दो, एक बार थक जाएगा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, फिर आपसे माफ़ी मांगेगा कि हमसे गलती हो गई। ठीक है, तो यही एक गांधीवादी प्रक्रिया कई बार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखना होता है, छोटा छोटा मिसकंसेप्शन ना हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप, इसमें गांधी ने बताया गरीबी को, और ये कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल ही सही प्रतीत होता है। गांधी ने कहा भी था कि गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। कितना भी आप धर्म से, जातिवाद से आप लोगों को कनेक्ट कर ले, लेकिन जब तक लोगों का पेट नहीं भरेगा, वो सबसे बड़ी समस्या होती है ना। आज के वर्तमान राजनीति में इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के संदर्भ में कोट कर सकते हैं। तो आपको समझना है यहाँ पे गरीबी, ठीक है, अर्थात किसी को रोजगार नहीं है। ऐसे समझिए कि किसी को पेट भरने के लिए अगर अनाज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या फिर मतलब है कि भाई ये कौन मेरा रिलीजन है, किस जाति से हैं हम, किस रेस से हैं हम, क्या हमारा लिंग है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है ब्रिटेन की या फिर इंग्लैंड की, जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हो रहा था उस समय 17वीं 18वीं शताब्दी में, औद्योगिक क्रांति, तो वहाँ पे भी मजदूरों के साथ कुछ इसी तरीके का बिहेवियर किया जा रहा था। 18-18 घंटे की ड्यूटी, स्वच्छ हवा नहीं, एक एक छोटे छोटे रूम में कई कई सारे मजदूरों को ठूंस देना, कोई फैसिलिटी नहीं। और फाइनली वहाँ पे मार्क्स ने जब बोला कि दुनिया की मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों के, और पाने के लिए पूरी तरीके से सारा जहान है। तो आई होप आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसीलिए गरीबी जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, और जहाँ गरीबी अधिक होगी वहाँ पे हिंसा अपने आप होना तय है। सोमालिया जैसे देश, अफ्रीकन जैसे बहुत सारे कंट्री है, भारत में भी बहुत सारे जो जगह है देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, शहर है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे गरीबी है। ठीक है, गांधी के परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, गांधी ने इनको खुद अपने आप पे अप्लाई किया हुआ था, और वो है यहाँ पे आत्मनियंत्रण। ध्यान रखिएगा, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण क्या है यहाँ पे? सेल्फ कंट्रोल जिसको बोला जाता है। ठीक है, और सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है परिवार नियोजन। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हर तरीके से, ठीक है,
जो अपनी कह सकते हैं कि जो ठीक है अपने हार्मोन पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग समझ ही पा रहे हैं, यहाँ पे कुल मिला के ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? देखिए, गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, लगभग देखा जाए तो 21 वर्ष के आसपास रहे हुए थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका गए ही क्यों थे? तो देखिए, गांधी लॉ कर चुके थे यहाँ पे, और उसी दरमियान देखेंगे यहाँ पे तो एक गुजराती व्यापारी था 1893 के आसपास, ध्यान रखिएगा, एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला, इसी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहीं डरबन में जाके रुके हुए थे, वहीं पे फिनिक्स, ठीक है, फॉर्म की स्थापना की। उसके बाद से जो भी एक्टिविटी हुई, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ही होगा। ये वापस आए कब? तो 1893 में गए और वापस आए थे यहाँ पे 1915 में। और 1915 में जब वापस भारत में आए, तो इसीलिए देखेंगे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी चलाया भी जा रहा है। लगभग 9 जनवरी को आस पास आए थे यहाँ पे, प्रवासी दिवस के रूप में भी यहाँ पे मनाया जाता है। और माना जाता है कि इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का काफ़ी अच्छा खासा रोल था, कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के विचारों से या फिर गांधी के कार्यों से भली भांति परिचित थे। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को लगा कि यही सही समय है गांधी को बुलाने का, और गांधी भारत आए भी 1915 में यहाँ पे आए। और जब गांधी भारत आए तो गांधी भी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारधाराओं से, जैसे कि साधन साध्य की पवित्रा पेता पे जो बल देते थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसको सबसे जो मेजर जो चीज़ था, इस चीज़ को गांधी ने अपनाया हुआ था। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। गांधी ने साधन साध्य के पवित्र पे सबसे अधिक बल दिया। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को भी हर तरीके से सहयोग दिया, जैसे कि बड़े मात्रा में फंड इकट्ठा करने में हो गया, ताकि बिना फंडिंग का कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकता है। वर्तमान उस समय भारत की परिस्थितियों से गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को अवगत कराया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी को बोलते थे कि हमेशा अपना कान क्या करो, खुला रखो, कुछ नहीं बोलो, बिल्कुल कीप साइलेंट बट ओपन योर, ठीक है, ईयर, कान को बिल्कुल ही अपने क्या करें, खुला रखो, ठीक है, तभी जाके समझ पाओगे। तो गांधी को समझने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि गांधी ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका में पूरी एक्सपेरिमेंट करके आए थे अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? अब ये बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा, 1915 में ही वापस लौटे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अधिकतर स्टूडेंट देखा जाए तो जोहान्सबर्ग लगाते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही टाइप का है। इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे पीटर मारिट्सबर्ग है, यहाँ पे पीटर मारिट्सबर्ग थे। कारण क्या था? तो गांधी के पास फर्स्ट क्लास का, अर्थात आप समझ सकते हैं एसी जो हम लोग जिसे बोलते हैं वर्तमान में, फर्स्ट क्लास का टिकट था, वहीं पे सफ़र कर रहे थे। और तब तक अंग्रेज अधिकारी आया और बोला कि नॉट अलाउड, ठीक है, अर्थात ब्लैक कर सकते हैं, इंडियन नॉट अलाउड फर्स्ट क्लास में। गांधी ने दिखाया कि देखो मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, नहीं माने, और फिर हाथापाई हुई माना जाता है, और गांधी को फिर सेकेंड क्लास में भेज दिया। वहाँ पे भी वो विरोध जताते रहे। ठंड का दिन था उस समय, और गांधी को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, गांधी को ट्रेन से धक्का देके किस स्टेशन पे? तो पीटर मारिट्सबर्ग पे उस ठंड में धक्का देके गिरा दिया गया था। इसीलिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया हुआ था? तो किस में भाग लिया हुआ था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम देखिए, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1901 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। कलकत्ता अधिवेशन
एक में सर्वप्रथम यहाँ पे गांधी ने भाग लिया हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया हुआ था? तो 1901 में। आप लोग कमेंट करेंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षता कब की हुई थी गांधी ने, या फिर कहाँ पे उसका आयोजन किया गया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित क्या है? साबरमती आश्रम के बाहर स्थित क्या है? तो देखिए, गांधी जो थे ना यहाँ पे 1901 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1901 में यह भारत आए भी थे। उस दौरान मतलब आए थे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे, ठीक है। 1901 में भारत आए थे, और भारत में आने के बाद 1901 के आसपास ही बम्बई में अपना विधि कार्यालय स्थापित किया हुआ था, और फिर ये चले गए ताकि क्लाइंट वगैरह यहाँ पे मिलते रहे। फिर से यहाँ पे जब 1915 में जब ये वापस हमेशा के लिए भारत यहाँ पे आ जाएंगे, तो अहमदाबाद का जो कोचरब का जो क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद का जो कोचरब का जो क्षेत्र है, वहीं पे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी, और यही जो आश्रम था विभिन्न गतिविधियों की संचालन की सुविधा की दृष्टि से लगभग 1917 के आसपास साबरमती नदी के किनारे इसको यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद, चूंकि अहमदाबाद कहीं कोचरब का क्षेत्र था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे क्या कहा जाता था? तो अभी मैंने बताया आपको, इसे जो कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम के रूप में जाना जाता था, या फिर सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि 1904 में ही डरबन में गए हुए थे गांधी, ठीक है। और वहीं पे 1904 में देखेंगे तो फिनिक्स की स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सबसे पुराना यही हो जाएगा, फिनिक्स। गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया हुआ था? गांधी ने सेवा धर्म जो अपनाया हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया हुआ था। अब इस सेवा धर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब होता है ना यहाँ पे कि स्वार्थ से रहित यहाँ पे लोगों की सेवा करना। जैसे कि उस समय एक पारसी व्यक्ति का नाम है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रुस्तम जी। रुस्तम जी का एक, कह सकते हैं कि धर्मशाला था, या फिर धर्मार्थ अस्पताल था। पारसी लोग भी काफ़ी, देखिए, ठीक है, एनजीओ जैसी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, सेवा भाव से जुड़े होते हैं। तो इस धर्मार्थ अस्पताल में गांधी खुद बताते हैं कि हम वहाँ पे जाके अपना मतलब होता है ना, फिजिकली रूप से हम वहाँ पे सेवा करते थे, शारीरिक रूप से सेवा करते थे। कंपाउंडर का बताते हैं कि मैंने काम भी किया हुआ था, जो भी दीन दुखिया बीमार लोग आते थे उनकी सेवा करते थे। उसी समय देखेंगे तो बोअर युद्ध छिड़ गया था। बोअर युद्ध क्या था? तो देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीकी युद्ध, या फिर इसी को दक्षिण या फिर एंग्लो बोअर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1899 से लेके 1902 के बीच लगभग दो बोअर युद्ध यहाँ पे हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य और दो बोअर गणराज्यों के बीच का यह संघर्ष था। तो बहुत सारे सैनिक इसमें घायल होते थे और इस धर्मार्थ अस्पताल में आते थे, तो गांधी इनकी भी सेवा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी मैंने बताया था आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। कंटिन्यू रूप से देखते चले, वीडियो को स्किप करेंगे फिर यहाँ वहाँ से देखेंगे तो समस्या आ सकती है। कंटिन्यू रूप से देखेंगे तो आपका समय भी पूरी तरीके से सेव होगा। गोपाल कृष्ण गोखले, और क्यों माना हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो आइडियोलॉजी था, साधन साध्य की पवित्रता पे बल, इसी से गांधी काफ़ी इंस्पायर हुए थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य यही था
कि जन कल्याण यही है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जन कल्याण की भावना, तो जन कल्याण के लिए जो सक्रियता यहाँ पे होना ही होना चाहिए यहाँ पे। और इसीलिए देखेंगे यहाँ पे जन कल्याण के लिए सक्रियता बहुत ज़रूरी था। और इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया गया था, जैसे कि ये तभी हो पाएगा, गांधी बोलते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस सत्ता के विकेंद्रीकरण में केंद्र बिंदु के रूप में गांधी ने पंचायती व्यवस्था का आधार रखा था, ताकि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए यहाँ पे सक्रिय रूप से उनको जिम्मेदारी या फिर अकाउंटेबल बनाया जा सके। गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? देखिए, उसमें जो विशेषता नहीं है कह रहा है, देखिए नैतिकता, मानवता, धर्म सब है, लेकिन सत्ता ये यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, सत्ता यहाँ पे नहीं है। जबकि ठीक है, गांधी का यहाँ तक कहना था कि जो यहाँ पे राज्य जो होना चाहिए, राज्य विहीन होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी की गांधी बात करते हैं, जैसे कि मार्क्स यहाँ पे किया करता था। मार्क्स का विचारधारा क्या था कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले केंद्र का संसाधनों पे कंट्रोल हो, केंद्र ही सबको बराबर करेगी, रिसोर्सेज का बंटवारा करेगी, और जब सब कोई बराबर हो जाएंगे तो कोई किसी पे कंट्रोल करेगा ही नहीं, एक केंद्र भी पूरी तरीके से डिमोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये था मार्क्स का यूटोपियन समाजवाद। और गांधी भी कुछ इसी टाइप से चाह रहे हैं, यहाँ पे स्टेटलेस सोसाइटी जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और आज देखिए, देख ही पा रहे हैं यहाँ पे आज जो गवर्नेंस कहीं न कहीं देखेंगे तो गांधी के विचारों से ही प्रभावित होके केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा यहाँ पे लाया जा रहा है। ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा हुआ था? देखिए, सत्याग्रह शब्द को जो गढ़ने का जो श्रेय दिया जाता है गांधी के भतीजे, जिनका नाम था मगन लाल, या फिर ठीक है भगन लाल, या आई थिंक मगन लाल ही इनको बोलते थे, मगन लाल। मगन लाल सत्याग्रह नहीं कहा करते थे, वे सदाग्रह कहते थे, सदाग्रह। और मगन लाल को माना जाता है कि उनको इसी विचारधारा के लिए, इसी शब्द की खोज के लिए उनको यहाँ पे पुरस्कार भी दिया गया था। और मगन लाल के अर्थ में सदाग्रह का मतलब था सत्य और दृढ़ता से किया जाने वाला कार्य, यही था। लेकिन गांधी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। देखेंगे ना, गांधी का जो भी विचारधारा है, जो भी बातें पढ़ेंगे तो देखिए कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, कि इतना कोई क्रिएटिव हो सकता है। कहीं न कहीं वो भी आदमी पढ़े हुए थे, अलग अलग थिंक टैंकरों को, टॉलस्टॉय हो गया, थोरो हो गया, खुद ही मगन लाल है, ऐसे बहुत सारे विचारकों को पढ़ने के बाद फिर गांधी क्या करते थे उसको, ठीक है, अपने तरीके से कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते थे, संश्लेषित करते थे, और तब जाके गांधी उस बात को बोलते थे। जैसे साधन साधे ही ले लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा कि कहीं न कहीं पहली बार किसी ने ज़रूर दिया है, फिर उसको यहाँ पे कहीं न कहीं, ठीक है, बार बार आ रहा है, ठीक है, कुछ न कुछ मॉडिफाई के रूप में उसको यहाँ पे दिया गया है। तो महात्मा गांधी क्या ला दिए? सत्याग्रह। और सत्याग्रह का मतलब है यहाँ पे कि सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह कैसे करना है? तो उसके हृदय परिवर्तन पे पूरी तरीके से बल देना है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया हुआ था? तो सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया हुआ था? तो बहुत आसान सा ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। कहाँ किया गया था? तो 1917 में बिहार के जो चंपारण का जो क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में चंपारण दो भागों में बट गया है, एक है यहाँ पे वेस्ट चंपारण, दूसरा है यहाँ पे ईस्ट चंपारण। गांधी जहाँ गए थे मोतिहारी, वो ईस्ट चंपारण में पड़ता है। हालांकि वेस्ट चंपारण की प्रमुख जो सिटी है बेतिया, तो गांधी यहाँ भी गए थे, लेकिन मेन जो केंद्र बिंदु था वो ईस्ट चंपारण ही था, मोतिहारी ही था। ठीक है, तो उस समय चंपारण ही यहाँ पे हुआ करता था। क्या हुआ था वहाँ पे? तो जो नीलहो लोग होते थे, नीलहो जो लोग होते थे, जो बगान मालिक, नील उगाने वाले बगान मालिक, अंग्रेज जो लोग होते थे, ये किसानों से
3 कट्ठा पे, कितना पे, तो जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होता था बोलते थे कि 3 कट्ठा मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से क्या करो, नील की खेती करो। और नील की खेती के बदले किसानों को उतना कोई मुनाफा नहीं होता था, एक तरीके से घाटा ही होता था। और इसमें पानी की बहुत अधिक कंजप्शन थी, मिट्टी को ये फसल खराब कर देता था। कुल मिला के देखा जाए तो फ़ायदा सिर्फ नीलों का था, किसानों को घाटा ही घाटा था। तो यहीं पे गांधी गए थे इसकी सुनवाई करने के लिए, या फिर इसके सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए राजकुमार शुक्ल की डिमांड पे। और इसीलिए गांधी वहाँ पे जाके देखेंगे तो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग किया। अदालत में जब गांधी को वहाँ पे पेश किया गया तो जितने भी इंजाम लगाए गांधी ने सारा ही एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी मैं ये कर रहा हूँ सत्य के लिए कर रहा हूँ, मैं सत्य के लिए यहाँ पे आग्रह ही कर रहा हूँ। तो वहाँ पे देखेंगे तो फाइनली नील एग्रोगेरियन कमेटी बनाने के लिए कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और उसमें गांधी को भी मेंबर के रूप में रखा गया था। फाइनली नील कमेटी ने पाया कि ये जो नील्हो लोग हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है, और जो भी किसानों की समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। आगे प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया हुआ था। अब तो बहुत आसान सा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सत्याग्रह जो कि चंपारण में किया हुआ था वो तो सॉरी यहाँ पे दिया है, ठीक है, चंपारण दिया है, तो इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, चंपारण। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक किसके लिए जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। देखा जाए तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक इस्लामी राष्ट्र गलत है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए गलत है। ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए भी गलत है। देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि गांधी जी द्वारा जो अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का भी यहाँ पे नाम दिया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब है किसी कार्य, ऐसे आप लोग समझिए, कोई भी कार्य है, कोई भी आज्ञा है, कोई भी यहाँ पे दे रहा है तो उसका क्या करना, पूरी तरीके से विरोध करना। और विरोध करने वाला अपने समझ से, ऐसा नहीं कि विरोध करने का मतलब कि उसमें हिंसा के तत्वों को शामिल करना। जो विरोध कर रहा है अपनी समझ से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सत्य को ध्यान में रखते हुए उचित काम करना है और इस बात की परवाह नहीं करना है कि भाई हम अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो हमें दंड क्या देगा। तो यही था यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए गांधी ने स्वयं ही कहा हुआ था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, देखिए ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इतनी बड़ी भारत, सोचिए उस समय भी भारत की पॉपुलेशन कोई कम नहीं थी, सारा रॉ मटेरियल भारत या अदर उपनिवेशों से लेके जा रहा है, कच्चा माल, कच्चा माल। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो भी यहाँ पे तैयार माल बन रहा है वो अपने उपनिवेशों में खपा रहा है, जिसमें भारत भी एक उपनिवेश था। तो गांधी तो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे थे। जो व्यक्ति वहाँ से औद्योगिकरण के दौर में लॉ करके आया है वो तो भली भांति समझेगा ही समझेगा। तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और इसी का, ठीक है, पूरी तरीके से विरोध करते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा। कालक्रम आपको बताना है। जैसे चंपारण की हम लोग बात करते हैं तो ये 1917 हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में ही दोनों घटना हुई है, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा। लेकिन इसमें सबसे पहले जो हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी, लास्ट फरवरी मार्च में हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्रम से पूछा जाता है 1918 में। और खेड़ा आंदोलन मार्च में ही यहाँ पे हुआ है 1918 में। और असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही है 1920 से लेके 1922 तक के चला ही चला था।
देखा जाए तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद 1 2 3 4 क्रम से करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। अब यहाँ पे चंपारण दिया हुआ है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चंपारण के बारे में मैंने सारा बता दिया है आपको, क्या क्या थी किसानों की समस्या, समय बचा लिया हम लोगों ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की हुई थी। क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में यहाँ पे हुआ था ना, आपको मैंने बताया हुआ था, यहाँ पोरबंदर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे यहाँ पे हुआ था। और सॉरी, ठीक है, जन्म जो हुआ था, सॉरी मैं कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी, जन्म पोरबंदर में हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही यहाँ पे हुई थी। और अल्प आयु में फिर गांधी की विवाह कर दी गई थी 13 वर्ष की आयु में। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री प्रशिक्षण अर्थात जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, वहीं पे किया हुआ था। और ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी से यहाँ पे लॉ करके द इनर टेम्पल लंदन, यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ था। तो कई तरह के प्रश्न बनाया जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखने मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। वे जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रभावित हुए थे। बहुत ही काफ़ी प्रभावी छाप छोड़ा हुआ था जॉन रस्किन की जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी, सारा का सारा करेक्ट स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। देखिए कितना फेमस प्रश्न है या फिर कितना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अब जॉन रस्किन कौन था, तो देखिए जॉन रस्किन उस समय जो विक्टोरियन पीरियड चल रहा था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कह सकते हैं। ठीक है, विक्टोरियन युग का एक तरीके से उसकी जो भी कमियां थी उसका विरोध करने वालों में से एक था जॉन रस्किन। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति था। और अकॉर्डिंग टू प्रश्न, इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। देखिए उसमें सबसे जो अच्छा संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होता है। आज हम लोग जो बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल गोल की, 17 टारगेट रखा गया है। अब वैसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए भारत का प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति इनकम भी बढ़ रहा है। ये इसमें कहना कोई गलत नहीं है। देखिए इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आज भी हम देख रहे हैं कि भारत के लगभग 90% जो रिसोर्सेज है लगभग 1% से अधिक लोगों के हाथों में केंद्रित है। तो इससे तो एवरेज जब भी आप निकालेंगे 1.4 बिलियन का, वो तो एवरेज जो इनकम है वो बढ़ ही जाएगा ना पूरी तरीके से। तो क्या व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित हो पाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आज की जा रही है, सतत विकास की बात की जा रही है, क्या वो हो पाएगा? वो तो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, लेकिन बाकी कुछ लोगों के अमीर हो जाने से पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए और उसके बेसिस पे महंगाई हो गया, ठीक है, मतलब इतना अगर ग्रो कर जाए तो बाकी लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो समझने का प्रयास करें, ठीक है, डेटा के रूप में उस डेटा डेटा वही रहेगा, लेकिन उस डेटा को जो एनालिसिस करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है, आपके स्व विवेक पे कि आप किस तरीके से कर पाते हैं। और यही तो चाहिए आज के समय में, चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, वैसे ही स्टूडेंट की, वैसे ही अभ्यर्थियों की तलाश होती है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, रस्किन। उसके बाद है यहाँ पे थोरो है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अमेरिकन व्यक्ति डेविड हेनरी थोरो। टॉल्स्टाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टॉल्स्टाय, ठीक है, रूस में जन्म हुआ था टॉल्स्टाय का। देखा जाए
तो तीनों का ही गांधी के लाइफ में काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि प्रभाव रहा ही रहा है। जैसे कि थोड़ों से गांधी ने यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब रिक्वेस्ट करो जितना हो सके। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कर बंदी, जितना अधिक कर रखा जाए, कर को ना वसूला जाए, थोड़ों से ही यहाँ पे लिया हुआ था। इसके अलावा और है रस्किन। रस्किन से गांधी ने शारीरिक श्रम का आदर करने के लिए, शारीरिक श्रम का आदर या पे भी आप कह सकते हैं कि कोई भी, मैं बार बार बोलता हूँ ना कि कोई भी कैपिटलिस्ट है यहाँ पे, देखिए वो कैपिटलिस्ट यहाँ पे कब बन पा रहा है, जब वो बहुत सारे लोगों से अपने आइडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लेबर में रख के, स्टाफ जो भी कह सकते हैं यहाँ पे, सैलरी एम्प्लॉय में रख के इन्हीं से क्या कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल बना रहा है बड़े रूप में। तो गांधी बोल रहे देखो ये बना रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक जो श्रम है इनका भी तो हो रहा है, तो इसीलिए बदले में इनको जो वेजेज मिलना चाहिए, एक ऐसा वेजेज जरूर इनको मिलना चाहिए। ये गांधी जी बताते हैं यहाँ पे। आई होप चीज़ों को आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज लोग आंख मूंद के बोलने लगते हैं कि देखो जिस पे जितनी काबिलियत है वो इतनी आगे जाएगा। तो यकीन मानिए दुनिया को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे विदाउट कोई रिसोर्सेज का यूज किए हुए, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको बिना यूज किए कोई व्यक्ति आगे जा ही नहीं सकता है। आइडिया है हमारे पास, लेकिन उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हज़ारों लाखों एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, करोड़ों सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको कहीं ना कहीं नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स से ही संभव हो पाएगा। तो इसीलिए उनको इतना वेजेज जरूर मिलना चाहिए जहाँ से कोई समस्या ना हो। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, धन का संकेंद्रण अधिक हो रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। और टॉल्स्टॉय से यहाँ पे गांधी ने लिया हुआ था प्रसिद्ध जो स्टेटमेंट है, जैसे कि ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। तो ऐसे तीन चीज़ें हैं जो गांधी ने अलग अलग थिंक टैंकरों से अपने विचारधारा में शामिल किया, आधार बनाया, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसमें से देखा जाए तो गांधी जी किससे संबंधित नहीं थे? स्वदेशी में थे, स्वदेशी में तो ही यहाँ पे नहीं थे ना, शुरुआती तौर पे जब 1905 में बंगाल विभाजन के दरमियान चला हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बहुत सा मतलब आसान ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा ए। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया हुआ था? मतलब महात्मा गांधी ने नहीं किया हुआ था। भारत छोड़ो, सविनय, बारदोली, खेड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खेड़ा हो जाएगा 18। बारदोली का संबंध देखिए यहाँ पे हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्न में से या फिर निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल करेक्ट है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखा जाए तो चारों के चारों ही यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट ऑप्शन भी हो जाएगा डी। गांधी खुद यहाँ पे कहा करते थे अछूतों को लेके कि अगर मैं अछूतों की सेवा नहीं कर सका, अगर मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, अर्थात हरिजन बोलते थे ना मेरा सांस है, मतलब श्वास है, ठीक है, अगर मैं उनकी सेवा नहीं कर सका तो मैं तुरंत ही मर जाऊंगा, एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा हुआ था? देखिए राष्ट्रपिता जो कहा गया था बहुत आसान सा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जो कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी हरिपुरा सत्र 1938 की। त्रिपुरा संकट भी आया था 1938 में, और फाइनली देखेंगे तो कांग्रेस से इस्तीफा देके सुभाष चंद्र बोस निकल पड़े विदेशी सहयोग के लिए। और 1943 में देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज से जुड़ने का निर्णय लिया। और फिर देखेंगे तो एक से एक स्टेटमेंट उनका आएगा जिसमें महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में भी, ठीक है, वे संबोधन करते हुए नजर आएंगे। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही ये हुआ था। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा माना जाता है कि सबसे पहले महात्मा उपनाम या फिर टाइटल जो दिया गया। बदले में गांधी भी पीछे नहीं थे, गांधी ने भी बदले में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला, गुरुदेव। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के तौर पर संबोधित किया हुआ था? महात्मा गांधी के तौर पर संबोधित किया था, तो अब ये तो यही हो जाएगा ना, गांधी थे ही पहले से, उनका सरनेम था ही, तो यहाँ पे महात्मा लगा दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नोआखली काल में, इसमें देखेंगे नोआखली काल में जो प्यारे जो लाल थे, काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। प्यारे लाल की एक बहन भी थी जिनका नाम था सुशीला नैयर। सुशीला नैयर, ये भी गांधी की पर्सनल नर्स थी, पर्सनल चिकित्सक थी, और प्यारे लाल ने गांधी के दांडी मार्च में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। तो ये बार बार आता है प्रश्न नोआखली से, प्यारे लाल और इनकी बहन सुशीला, ध्यान रखिएगा, सुशीला नैयर। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया हुआ था? देखा जाए प्रत्यक्ष आंदोलन में राजकोट सत्याग्रह में यहाँ पे हुआ था, बिल्कुल लिया ही लिया था यहाँ पे। ठीक है, राजकोट सत्याग्रह आपको ध्यान होगा 1939 के आसपास ही हुआ था। उसके अलावा खेड़ा 18 में, 1918 में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। वाइक्रोम जो सत्याग्रह है यहाँ पे ना, देखा जाए तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वाइक्रोम सत्याग्रह क्या था ये। तो वाइकोम एक जगह है यहाँ पे, केरला का जो त्रावणकल का जो क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पे कह सकते हैं कि जातीय भेदभाव पर्याप्त था, और जातीय भेदभाव जहाँ भी होता है, खासकर मंदिर सबसे टारगेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी गैर ब्राह्मण लोग थे, निचली जाति के लोग थे, इन मंदिरों में इनको प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता था, और गांधी खुद बोल चुके हैं कि हर जन मेरी श्वास है, उनके सेवा के बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे जो उनका विचारधारा था, ये आप चीज़ को समझना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस था ही था यहाँ पे। तो इसीलिए किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? वाइकोम सत्याग्रह में यहाँ पे नहीं लिया हुआ था। ठीक है, लेकिन उनकी जो विचारधाराएं पूरी तरीके से यहाँ पे क्या थी, पर्याप्त थी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी ही होगा यहाँ पे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। बिल्कुल ही करेक्ट है, अभी मैंने बताया था आपको, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, समझना आपको जरूरी है कि कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से भाग का मतलब क्या है यहाँ पे? ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, भाग लिया था, बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं कि लिया हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे भाग नहीं लिया हुआ था, लेकिन उनके निर्देशन, समर्थन, विचारधारा हर तरह से मौजूद थे। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट ऑप्शन बिल भी हो जाएगा सी। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? यह स्टेट पीसीएस का सवाल है, छत्तीसगढ़ का, काफ़ी माइक्रो लेवल का सवाल है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित, कहाँ पे? तो एक क्षेत्र है धमतारी, रायपुर में एक धमतारी क्षेत्र है, वहीं पे गांधी का प्रथम आगमन हुआ था। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? देखिए, ऐसा देखा जाए तो उस समय प्रेजेंट सिनारियो में उस समय के अधिकतर लोग वकील ही थे, लेकिन इसमें जो कृपलानी थे, ध्यान रखिएगा, जो कृपलानी थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे। ठीक है, कृपलानी देखा जाए तो शिक्षक थे यहाँ पे, और पेशे से पूछ रहा है कौन एक शिक्षक थे, तो आई थिंक यहाँ पे बता भी दिया है, तो बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा। हालांकि राजेंद्र प्रसाद भी शिक्षण गतिविधियों से जुड़े हुए थे, हालांकि जो इनका प्रोफेशन था ये भी वकील ही थे, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? 1930 में जेल भी गए। उनका नाम है जमना लाल बजाल, गांधी के सबसे निकट सहयोगियों में से एक, जमना लाल बजाज। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे, कोषाध्यक्ष भी रहे हुए थे,
और 1923 में चाहे हम लोग झंडा सत्याग्रह की बात कर लें या फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें, उस समय इन्होंने पार्टिसिपेट किया और साथ में जेल भी गए। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन है? ये तो बहुत सा आसान सा प्रश्न हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा जमुना लाल बजाज। बहुत फेमस नाम है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, उनका नाम क्या था करीबी अंग्रेज मित्र का? वो हो जाएगा यहाँ पे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इनको दीनबंधु भी बोलते थे गांधी, ध्यान रखिएगा। दीनबंधु एंड्रूज भी इनको बोला जाता है। इसे दीनबंधु तो एक और टाइटल मिला हुआ है, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग इनको दिया गया है, लेकिन इनको बोलते थे गांधी दीनबंधु एंड्रूज। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे और भारतीयों से काफ़ी इनका गहरा लगाव था। माना जाता है कि इनको बस यही था कि हमको भारतीय बनना है, चाहे जैसे भी हो, हमें क्या करना है, भारतीय बनना है। और उस समय देखेंगे तो जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, इनसे काफ़ी इनका ज़बरदस्त मतलब कम्युनिकेशन था, एक अच्छा संबंध था। और ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ भी रहे थे, सहयोगी के रूप में भी मौजूद थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी घनिष्ठता को लेके। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी ने मंदिर का नाम दिया हुआ था? देखिए मंदिर का मतलब क्या है यहाँ पे? मंदिर का मतलब जहाँ पे, ठीक है, पवित्र काम यहाँ पे होता हो। तो गांधी ने भी यरवदा जेल को, ध्यान रखिएगा, यरवदा जेल को, ठीक है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, 1930 में इनको जब बंदी बनाया गया था तो इसी यरवदा जेल में रखा हुआ था। और ये उस समय पत्राचार करते थे अपने आश्रम वासियों से, तो इसीलिए आगे चल के इस यरवदा जेल को गांधी ने जेल न कह के यरवदा मंदिर के नाम से, ठीक है, संबोधित किया हुआ था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी डैश डैश क्या थे यहाँ पे? तो कांग्रेस के सदस्य देखे यहाँ पे नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की जो सदस्यता थी गांधी के द्वारा 1934 के आसपास ही औपचारिक तौर से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। यही ना बहुत हास्यास्पद है। देखेंगे तो एक समय था जब कांग्रेस आगे आगे और गांधी पीछे, गांधी पीछे, लेकिन गांधी की पॉपुलैरिटी इतना अधिक बढ़ गई कि अब गांधी आगे, कांग्रेस पीछे। और गांधी जो बोलते थे इनडायरेक्टली ही बोलते थे, ठीक है, कांग्रेस चूँकि 1934 में इन्होंने गोलमेज सम्मेलन के बाद से तो इस्तीफा दे ही दिया था, तो कांग्रेस पूरी तरीके से गांधी को फॉलो करते हुए नज़र आएगी। कहीं न कहीं वो विरासत है जो दिखाई देती है आज हमें वर्तमान में भी। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? देखिए गांधी की जब हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उस समय चूँकि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, चुनाव नहीं हुआ था लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ही जो चुना गया था, कैबिनेट मिशन के माध्यम से यहाँ पे चुना गया था, जब, ठीक है, जब चुनाव वगैरह हुआ था जवाहरलाल नेहरू को, तो नेहरू ने यहाँ पे होता है ना, मतलब सार्वजनिक जो सूचना जो दिया गया, रेडियो वगैरह का जो प्रचलन था, बड़ा मार्मिक मैसेज जो दिया हुआ था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं को दिखाने वाला, या फिर चारों दिशाओं में पूरी तरीके से अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। राष्ट्रपति जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे, इस टाइप का, ठीक है, शोक संदेश के रूप में, ठीक है, उनके द्वारा बोला गया था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए बी केयरफुल। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया हुआ था? ये तो बहुत फेमस नाम है, माउंट बेटेन के द्वारा, ठीक है, माउंट बेटेन के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था, जो अंतिम वायसराय के रूप में भारत आया हुआ था। इसने तो बताया था कि 50,000 जो सैनिक नहीं कर सके वो अकेला व्यक्ति यहाँ पे कर दिया। इतना बड़ा कंपैरिजन है यहाँ पे माउंट बेटेन की। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर, यानी खुले कान पर मुंह बंद कर व्यक्तित करे? मैंने बताया था 1915 में जो बुलाने का श्रेय दिया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बताया भी, कान खुला रखो लेकिन मुंह बंद करो, तभी जाकर तुम भारत की परिस्थितियों को समझ पाओगे।
तो गांधी एक्सपेरिमेंट करके आए थे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका से, भारत में आए तो फिर वहीं सारे लोग भारत पे भी राज कर रहे, तो उनको समझने में गांधी को समय नहीं लगा था। ठीक है। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ये वही नाम हो जाएगा यहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया था। ठीक है। खुले कान, ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि पूरे भारत को घूमो, समझो। ठीक है। सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं, भारतीयों को भी समझना होगा। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, डाइवर्सिटी जिसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी को समझना बहुत ही यहाँ पे जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? ये तो महात्मा गांधी के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था। साधन यही समझना है ना, साधन और साधन। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, डीएम एसडीएम सब लक्ष्य है बनना, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपका साधन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। नो चीटिंग, नो सेटिंग। जिस प्रकार से वो लक्ष्य जो मतलब साध्य जितना यहाँ पे पवित्र होना चाहिए, जैसे डीएम एसडीएम की हम बात कर रहे हैं, ये जितना पवित्र है वही पवित्रता इसको पाने के लिए होना चाहिए, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। मार्क्स बोलता था साध्य मिलना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, चाहे वो हिंसा से मिले, जैसे भी मिले। तो मार्क्स साध्य की पवित्रता पे बल देता था, साधन को बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल नहीं देता था। गांधी दोनों को इंपॉर्टेंट रोल देते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? ये कौन बोलेगा? गांधी टॉपिक कर रहे हैं, गांधी ही बोलेंगे यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए, जो नैतिक विहीन राजनीति जो होती है, राज्य को पूरी तरीके से गर्त में, गड्ढा में ले जाके धकेल सकती है। और इसीलिए बोलते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से जो गलत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी क्या होगा? गलत होगा। और आज क्या चल रहा है वर्तमान में? वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया हुआ था, कहाँ पे किया हुआ था या फिर किस एरिया में? तो तुर्की पर ब्रिटिश है तो नहीं होगा, 1935 नहीं होगा। रॉलेट एक्ट यहाँ पे 1918 के आसपास आया था, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ये एक अच्छा चॉइस, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। पहला सत्याग्रह तो देखा जाए तो किसानों के लिए यहाँ पे गांधी किया था। ठीक है, मतलब गांधी के द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह में। लेकिन दूसरा जो किया गया था फरवरी मार्च में अहमदाबाद में, जो कॉटन मिल था, वो तो मजदूरों के लिए किया गया था। तो ऑप्शन में तो यहाँ पे चंपारण नहीं जिक्र है, किसान जिक्र नहीं है, तो इसीलिए सी में ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि फरवरी मार्च 1918 में ये किया गया था, कम मजदूरी के लिए किया गया था। इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कितने बार क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करके देना होता है, वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा भूख हड़ताल से संबंधित हो जाएगा अहमदाबाद की हड़ताल। कौन सा है यहाँ पे? अहमदाबाद की हड़ताल में ही यहाँ पे किया हुआ था। अब इसको बताने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अहमदाबाद की हड़ताल में क्या हुआ था वहाँ पे देखेंगे तो अहमदाबाद, ठीक है, जो प्लेग बीमारी फैला हुआ था, तो इस प्लेग बीमारी को फैलने को ध्यान में रखते हुए जो मालिक थे, फैक्ट्री जो मालिक थे, इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि जो भी मजदूर है उनको प्लेग बोनस दिया जाएगा, प्लेग बोनस। लेकिन महामारी खत्म होने के बाद भी मजदूर डिमांड करने लगे कि हमें जो बोनस है मिलते रहना चाहिए। प्लेग खत्म हो गया लेकिन बोनस हमें ज़रूर मिलना चाहिए। मालिक इसके लिए तैयार नहीं थे। फाइनली गांधी का सपोर्ट मिला है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और गांधी कुल मिला के इस चीज़ को प्रूफ करने में सफल रहे, चाहे जैसे भी हो। जैसे इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था,
ध्यान रखिएगा। 3 दिन का अनशन यहाँ पे किया गया था, मकान मालिकों के खिलाफ, सॉरी, जो मिल मालिक थे उनके खिलाफ यहाँ पे किया गया था। और फाइनली मध्यस्थता हुई और जो मिल मालिक थे वे तैयार हुए कि हम इस बोनस को कंटिन्यू रखेंगे, उनको देना पड़ा था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया हुआ था? तो जन भाषण जो दिया हुआ था वाराणसी में ही दिया हुआ था। बीएचयू की उस समय, ठीक है, स्थापना की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। वहाँ पे आके देखेंगे तो फरवरी 1916 का वो ऐतिहासिक भाषण आपको पढ़ना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त थे, 1916 में आए। और इनडायरेक्टली देखेंगे ना, जितने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति उस बीएचयू में, एक से एक वकील, इंटेलेक्चुअल लोग सब मौजूद थे। और इनडायरेक्टली देखेंगे तो उनको खूब ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करने का भी प्रयास किया था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक है। कांग्रेस को भी अड़े हाथों में लिया हुआ था। बहुत ही अच्छा गांधी का उस समय का स्पीच था, उस समय के संदर्भ को ध्यान रखते हुए। गांधी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया हुआ था? कहाँ से आरंभ किया हुआ था? तो देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पटना, कलकत्ता, बम्बई, गोरखपुर। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का जो प्रयास किया गया था गांधी के द्वारा, देखा जाए तो शुरुआत तो बिहार ही में एक तरीके से किया गया था ना। बिहार ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है। इसको पूछा गया है, ठीक है, ईपी लोअर के द्वारा पूछा गया है, तो गलत है यहाँ पे, प्रश्न ही गलत है या फिर ऑप्शन गलत है। 1917-18 में 1917-18 में सॉरी अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया हुआ था? 1917-18 में जब चलाया गया था तो मजदूरों के लेके ही यहाँ पे चलाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा मजदूर ही करेगा, ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल में बोनस को लेके था, प्लेग बोनस को लेके था, ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? जो सूती मिल जो कामगार थे, इन्हीं लोगों के लिए किया गया था। गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, इसमें देखा जाए तो अप्लाई किया गया था दक्षिण अफ्रीका 1903 में जोहान्सबर्ग में। गांधी ने खुद ही वहाँ पे देखेंगे तो लॉ फर्म की स्थापना की हुई थी। 1910 तक गांधी वहीं रहे हुए थे और गांधी ने अपनी लॉ फर्म में यहाँ पे ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। ट्रस्टीशिप को ऐसे आप लोग समझने के प्रयास करिए, जैसे अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग से सबसे जो अधिक नुकसान हो रहा है, तटवर्ती जो भी छोटे छोटे आइसलैंड है, देश है, उनको नुकसान हो रहा है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो सारी कंट्री है यहाँ पे, पूरा विश्व ही है। तो इसके लिए क्या किया गया है? तो भाई एक ग्लोबल फंड यहाँ पे लाया गया है, ग्लोबल फंड यहाँ पे लाया गया है ताकि सारे देश के लोग, ठीक है, फंड इकट्ठा करें और जो भी तटवर्ती देश है जिनको भी नुकसान हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उनका कुछ सपोर्ट यहाँ पे किया जाए। तो ट्रस्टीशिप को आप वैसे आप लगा सकते हैं कि जैसे उस समय जो भी यहाँ पे कैपिटलिस्टों को यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा मैंने बताया था आपको कि फ़ायदा इसीलिए नहीं हो रहा है कि वे खुद मेहनत कर रहे हैं, फ़ायदा इसीलिए हो रहा है कि जो भी नेचुरल ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए जो भी एक बड़ा मुनाफा हो रहा है उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए और इस ट्रस्ट को आम लोगों तक, जिन्हें ज़रूरत है, उन तक यहाँ पे पहुँचाया जाए फंडिंग के माध्यम से। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते हैं। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन पूछ रहा है सही नहीं है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण का विरोधी है। सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। सही है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। अब यहाँ पे यूएसए से गांधी का क्या लेना देना? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। मशीनीकरण के पक्षधर का मतलब ये नहीं था कि गांधी मॉडर्न नहीं थे। मशीनीकरण का पक्षधर का मतलब ये है कि जैसे गांधी को लगता था कि ब्रिटेन में जो भी तैयार माल हो रहा है, भारत आ रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? ब्रिटेन को हो रहा है। कंज्यूमर बेस्ड जो मार्केट है हमारा,
अगर यहाँ पे भी ठीक वही होने लगे, मशीनीकरण के माध्यम से कुछ ही लोगों का कंट्रोल हो जाए मशीन पे, तो वही चीज़ होगा, बाकी लोग कंज्यूमर बेस ही रह जाएंगे, असमानता बढ़ती चली जाएगी। तो उस असमानता को कम करने के लिए गांधी का लगता था कि कुटीर उद्योग का बहुत होना जरूरी है। कुटीर उद्योग में चूंकि इतने बड़े मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी जो भी आजीविका के साधन है उसके लिए रिसोर्सेस उनको मिल पाएगा। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। सुधार संपन्न किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अभी मैंने बताया था आपको गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार का क्या तात्पर्य है। देखिए गांधी का जो नवाचार का जो तात्पर्य है, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, यही है यहाँ पे। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, खेड़ा है, असहयोग, चंपारण, सत्याग्रह। तो ये बताने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रश्नों को तो आप सीधे आसानी से डील कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा 1917 में, असहयोग आंदोलन हो जाएगा 1920 में, खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 में और सविनय अवज्ञा हो जाएगा 1930 में। ये तो सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया हुआ था। नाम कौन था, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल देखेंगे तो उस समय थे ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी वकील थे। तो ब्रज किशोर प्रसाद ही गांधी को, राजकुमार शुक्ल को यहाँ पे लेके गए लखनऊ अधिवेशन में कि चलो, बड़े मात्रा में कांग्रेस ने किसानों को भी बुलाया है। तो लखनऊ गए, देश भर से सारे किसान इकट्ठा हुए, गांधी भी आए हुए थे और फाइनली ब्रज किशोर प्रसाद ने राजकुमार शुक्ल को गांधी से मिलवाया। आसान नहीं था गांधी को कन्वेंस करना, लेकिन फाइनली राजकुमार सक्सेस हुए चंपारण बुलाने में। और फिर जो हुआ आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। आसान सा प्रश्न है। चंपारण में तिनकथिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, 3/20 ध्यान रखिएगा। एक कट्ठा, मैं बार बार बोलता हूं, एक कट्ठा का मतलब होता है, एक कट्ठा नहीं होगा, एक बीघा। एक बीघा का मतलब होता है 20 कट्ठा, 20 कट्ठा। ठीक है, तो कई बार दे देता है कि एक बीघा में 3 कट्ठा लगाना होता था, या फिर दे देगा कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा लगाना होता था। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा लगा रहे हैं तो 3/20 होगा यहाँ पे, इसीलिए राइट ऑप्शन विल भी हो जाएगा ए। गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, देखिए वन लाइनर के फॉर्म में, चंपारण। गांधी का चंपारण आंदोलन था, किसके लिए था ये, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु ही इसे किया गया था गांधी के द्वारा। तो ये सब वन लाइनर है, आसान आसान सा प्रश्न है, इसे आसानी से आप लोग डील कर सकते हैं। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तिनकठिया पद्धति के माध्यम से यहाँ पे, या फिर तिनकठिया पद्धति से यहाँ पे जुड़ा था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों का 3/20 भूभाग पर नील की खेती। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, देखिए इसका संबंध हो जाएगा चंपारण नील की खेती से। आसान आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था, पहला गलत हो जाएगा। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, बिल्कुल ही करेक्ट है यहाँ पे। जेबी कृपलानी बहुत फेमस नाम है, उस समय के लोग वकील थे, मुजफ्फरपुर में रहते थे, और अनुग्रह नारायण वगैरह भी काफ़ी नाम है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिस्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, किशोर प्रसाद है यहाँ पे, नारायण सिन्हा है यहाँ पे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो चंपारण को लेकर जो लिस्ट है, कौन कौन गया था गांधी के साथ, बीपीएससी का बहुत फेमस प्रश्न है, पूछ सकता है दोबारा। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो इसमें जो दिया गया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया था। और भी सारे लोग थे, मैंने बता दिया है कि आपको पूरा लिस्ट क्या करना, बना लेना है। ठीक है, कम से कम 9 से 10 लोगों का लिस्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी नाम दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है, अब यहाँ पे देख पा रहे, दे दिया है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, राजकुमार शुक्ल ही संबंध है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर किसके विरोध में था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की जो कृषि नीति थी, भू राजस्व जो कृषि नीति थी। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? देखिए, नियोजित विकास का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसको कहीं न कहीं देखेंगे तो नकदी फसल से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में देखा जाए जो नियोजित जो विकास है, जैसे कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है नियोजन योजना आयोग के संदर्भ में, लेकिन उस समय जो नियोजित जो विकास का जो संबंध है कहीं न कहीं निजी की तरफ होता है ना, निजी चीज़ों पे अधिक से अधिक बल देने पे यहाँ पे किया जा रहा था, जैसे अंग्रेज लोग कर रहा था सब, ठीक है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसका यहाँ पे विरोध किया हुआ था, क्योंकि गांधी का भी तो वही था ना, स्टेटलेस सोसाइटी। ये तभी होगा जब जितना अधिक हो सके निजी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ा जाए। जैसे कि चंपारण में देख लीजिए तीन कठिया पद्धति को, कहीं न कहीं वो निजी की तरफ ही फोकस कर रहा था, जो भी नील बगान मालिक लोग अपने मुनाफे के लिए किसानों का शोषण कर रहा था। तो इसीलिए महात्मा गांधी इसको पूरी तरीके से बेकार मानते थे कि ये नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे, ठीक है, होना चाहिए। आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था? तो इसमें क्या नाम हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण उस समय, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अभी पढ़ाई कर रहे होंगे आई होप, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। इसीलिए जयप्रकाश नारायण का जो देखा जाए तो उस समय डायरेक्ट संबंध नहीं था खासकर चंपारण आंदोलन से। हाँ, जयप्रकाश नारायण का इनडायरेक्ट संबंध हो सकता है, क्योंकि इनकी जो शादी हुई जो मैंने बताया था ब्रजकिशोर प्रसाद, शायद इनकी पुत्री का नाम प्रभावती था, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर कर लेंगे प्रभावती। तो जयप्रकाश नारायण की शादी हुई थी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री से, और ब्रजकिशोर प्रसाद ने ही राजकुमार शुक्ल को मोटिवेट किया हुआ था लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब जाने के लिए। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? कौन इसमें नहीं था? उसमें देखिए भारतीय तो एक ही थे, महात्मा गांधी, बाकी दो अंग्रेज लोग था। अनुग्रह नारायण, ध्यान रखिएगा, अनुग्रह नारायण इसका मेंबर नहीं थे, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सी ही होगा। इसमें देखेंगे तो डीजे रीड है, एफ.जी. स्लाई है, महात्मा गांधी है, इसमें अलावा टैनर, टैनर सचिव हुआ करता था। पूरा नाम था इसका MEL, MEL, इसी को, ठीक है, टैनर बहुत आसान सा शब्द है, ठीक है, ये सचिव था उस समय का। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया हुआ था, चंपारण में ही किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, चंपारण, ये सारा बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया हुआ था? तो सबसे पहले चंपारण में ही किया था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? चंपारण में। मैंने बताया था कि चंपारण डिवाइड हो चुका है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। अगर उसमें भी दे दे ईस्ट और वेस्ट तो आपको ईस्ट लगाना होगा, पूर्वी चंपारण, अर्थात जो मोतिहारी का जो क्षेत्र है वर्तमान में, एक रेलवे स्टेशन का नाम है, ठीक है, मोतिहारी था, उसका नाम कर दिया है बापू धाम मोतिहारी। तो आप इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, गांधी गए थे, गांधी के वजह से इंस्पायर होकर उसका नाम बापू धाम मोतिहारी कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया हुआ था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। इधर बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। यह किसानों से जुड़ा था, करेक्ट है। तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालन किया गया था, करेक्ट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जे.बी. कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी को सहयोग दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। देखिए ऐसा नहीं है, तीन कठिया पद्धति को चंपारण तक सीमित रखा गया था, क्योंकि वहाँ पे जो भी मामला था वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है। गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर जो आरंभ किया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध करना, जो 1918 में हुआ था, ठीक है, इसको माना जाता है कि संपूर्ण, मैंने रॉलेट एक्ट 1919 में, बार बार 1918 बोल रहा हूँ, ठीक है, 1919 के आसपास जो रॉलेट एक्ट का जो विरोध किया गया था,
ये माना जाता है कि गांधी का, ठीक है, मतलब संपूर्ण भारत के स्तर पे किया गया था यहाँ पे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय नेता के रूप में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया हुआ था? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ये जो विरोध किया गया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि ये जो विरोध और कोई नहीं किया था बल्कि एनजी रंगा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, बदले में महात्मा गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अकाल पड़ने के बावजूद भी, ठीक है, मतलब लेना है तो लेना है यहाँ पे। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में किया जाता था जमींदारों के द्वारा, ठीक है, किसानों के साथ, या फिर अंग्रेजों के द्वारा भी जमींदारों के साथ किया जाता था कि नो क्यूरीज, ठीक है, किसी प्रकार के एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लगान लेना है तो लेना है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त यहाँ पे क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। तो देखिए ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है दूसरा, ठीक है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, क्योंकि अकाल वगैरह जो पड़ा हुआ था, ठीक है, खासकर खेड़ा के क्षेत्रों में, या फिर खेड़ा आंदोलन भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, प्लेग वगैरह मैंने बताया था आपको, प्लेग फैलना कार पड़ने के कारण किसानों के लगान करने में जो भी लोग असमर्थ थे, यही सब यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। लास्ट में जानबूझ के देखिए वन लाइनर के फॉर्म में था, शुरुआती में मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया था, इसलिए थोड़ा तेज़ी से कंप्लीट मैंने कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, लगभग 92 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे 24 नंबर टॉपिक में। वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक शेयर करते रहे, बीच बीच में वीडियो कभी कभी, ठीक है, मतलब नहीं आता है, डिसकंटिन्यू होने का सबसे बड़ा रीज़न है आप लोगों का सपोर्ट। सपोर्ट करते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है। अभी एग्ज़ाम का समय है, पूरी मेरी इच्छा है, मतलब पूरा मैं हार्टली चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को, घटना चक्र को इसी तरीके से कंप्लीट कराओ। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस सीरीज़ को हम लोग पूरी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बेटर होंगे, बेस्ट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।